हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शिक्षा पर। मैं आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में बीए और बीएससी सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी के फर्स्ट पेपर से नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है कृषि एवं उसके प्रकार। इस चैप्टर में आज हम आपको बताने वाले हैं कि कृषि और उसके प्रकार क्या होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई सेक्शन में जाकर हमारी पिछली वीडियो को देख लीजिए। तो इस पेपर का जो इस चैप्टर है उसका नाम है कृषि एवं उसके प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि एक अत्यंत ही व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत मानव साधारण से लेकर अत्यंत जटिल क्रियाओं द्वारा भूमि का उपयोग अपने लाभ के लिए भूमि से खाद्यान्न और कच्चा माल प्राप्त करने के लिए करता है। इन सामान्य क्रियाओं के अतिरिक्त कृषि के अंतर्गत फलोत्पादन, वृक्षारोपण, घासें तथा दाल वाली फसलें पैदा करना, पशुपालन एवं मछली पकड़ना भी आता है। कृषि क्रियाएं इस बात का उदाहरण है कि किसी प्रकार मानव अपना वातावरण अपने अनुकूल बनाता है। कृषि का मुख्य उद्देश्य मानव के लिए भोजन और कच्चा माल का उत्पादन करना है। इसके बाद हम बात करेंगे कृषि को प्रभावित करने वाले घटक कि कृषि को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम भौतिक घटक की कि आखिर भौतिक घटक होता क्या है। भौतिक घटक, इसके अंतर्गत कृषि का प्रभाव डालने वाले घटक भूमि की प्रकृति, मिट्टी के गुण, तापमान तथा वर्षा की मात्रा है। इसमें से कई घटकों में मानव ने प्रयास से परिवर्तन किए हैं। जिन भूभागों में जल का अभाव पाया जाता है वहां सिंचाई के साधन उपलब्ध किए गए हैं। जहां पर मिट्टी की उर्वरक शक्ति समाप्त हो गई है वहां खाद आदि देकर उसे पुनः उर्वरक किया गया है। किंतु जिन क्षेत्रों में ऐसा संभव नहीं हो पाया है वहां उनकी कृषि के स्वरूप को ही बदल दिया गया है। जैसे अति शीत प्रदेशों में शीघ्र पकने वाली फसलों का आविष्कार किया गया है। अनेक क्षेत्रों में रोगों और कीड़ों से युक्त बीजों का प्रयोग कर उत्तम फसलें प्राप्त की जाती हैं। तो इसमें आते सबसे पहले हम जलवायु दशाएं कि जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है भौतिक घटकों पे। कृषि कार्यों पर सबसे अधिक प्रभाव तापमान और वर्षा का पड़ता है। पौधों के बढ़ने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। उसमें कम तापमान का अंकुश निकलना संभव नहीं होता। जिन भूभागों में ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 50 डिग्री सेल्सियस कम मिलता है वहाँ खेती नहीं की जा सकती। पौधे गर्मी में ही बढ़ते हैं, इसलिए ग्रीष्म ऋतु की आवश्यकता होती है। ऊंचे अक्षांशों में गर्म ऋतु छोटी होती है, किंतु दिन की लंबाई अधिक होने से गर्मी की मात्रा पर्याप्त उपलब्ध हो जाती है। निम्न अक्षांशों में जहाँ ठंडी ऋतु कठोर नहीं होती वहाँ वर्ष भर ही कृषि कार्य चलता रहता है। यहाँ वर्षा की मात्रा के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। फसलों के उत्पादन पर वर्षा की मात्रा का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऊंचे अक्षांशों में गर्मी अधिक कठोर नहीं होती, अतः पौधों में नमी की मात्रा भाप बनकर नहीं उड़ पाती और न ही वायु इतनी सूखी होती है कि वह पौधे की नमी को सोख सके। शीतोष्णकटिबंधीय भागों में उष्णकटिबंधों की अपेक्षा फसलों को कम मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ती है। शीतोष्ण प्रदेशों में फसलों के लिए कम से कम 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त मानी जाती है, जबकि उष्ण प्रदेशों में 70 से 1000 सेंटीमीटर इससे कम मात्रा मिलने पर सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है। अमेरिका तथा रूस में ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघलने पर आवश्यक नमी मिल जाती है जो खेती के लिए पर्याप्त होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट है भूमि की प्रकृति कि भूमि की प्रकृति कैसी होती है, इसके बारे में जानते हैं। खेती उन्हीं भूभागों में की जाती है जहाँ हल चलने के लिए समतल भूमि मिलती है। ऐसे भागों में ही यंत्रों का उपयोग किया जाता है तथा फसलों को ढोने की सुविधा मिलती है। नदी घाटियों में, पहाड़ी ढालों पर, उपजाऊ समतल भागों में, समुद्री तटीय मैदानों में ही कृषि की जाती है। जहाँ पर जनसंख्या का भार अधिक होता है तो खेती पहाड़ों के ढालों पर भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों या सीढ़ियों के आकार में काटकर की जाती है। ऐसे पहाड़ी ढाल हजारों मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। अधिक से अधिक 45 डिग्री के ढालों पर सफलतापूर्वक
पूर्वक खेती की जा सकती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, उपजाऊ मिट्टी की कौन कौन सी मिट्टी इस घटक में आती हैं। फसलों के लिए उपजाऊ मिट्टी का मिलना भी आवश्यक है। कम उपजाऊ भागों में मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए अथवा रासायनिक खादों का उपयोग बढ़ाया जाता है। विश्व की खेती की दृष्टि से कछार दोमट मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। बालुई, नमकीन या दलदली मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती। इसी कारण मरुस्थलों में अथवा नदियों में दलदली भागों में कृषि क्रिया का अभाव पाया जाता है। इसी प्रकार अधिक वर्षा वाले भागों में भी भूमि की उर्वरक शक्ति के धरातल में रिस जाने का या बहकर चले जाने से खेती करना कठिन और व्यय साध्य हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आर्थिक घटक की, कि आर्थिक घटक कौन कौन से होते हैं। इन घटकों में बाजार की निकटता, यातायात के साधनों की उन्नति, श्रमिकों की उपलब्धता, पूंजी और सरकारी नीति का स्थान मुख्य है। तो सबसे पहले पॉइंट है इसमें बाजार की निकटता। कई क्षेत्र उपभोग के केंद्रों से कितनी दूर हैं, यह बात भी खेती को प्रभावित करती है। साग सब्जियां, शीघ्र नष्ट होने वाले फसल घनी जनसंख्या के क्षेत्रों के निकट ही पैदा किए जाते हैं, किंतु खाद्यान्न और उद्योगों के लिए कच्चा माल दूर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में, उदाहरण के लिए फ्रांस और ब्रिटेनी क्षेत्र, इंग्लैंड के लिए सब्जियां और फ्लोरिडा का दक्षिणी पूर्वी भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी नगरों के लिए सब्जियां और फल पैदा करते हैं। ग्रेट ब्रिटेन, जापान और इटली कपास की प्राप्ति भारत, पाकिस्तान और सूडान से करते हैं। कच्चा ऊन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना और पैराग्वे से प्राप्त किया जाता है, जहां भेड़ें पालने के लिए उपयुक्त जलवायु संबंधी दशाएं उपलब्ध होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट है यातायात का साधन। व्यापारिक ढंग से कृषि तभी संभव है जबकि कृषि उत्पादन क्षेत्रों का संबंध उपभोग के क्षेत्रों में हो। शीत भंडारों की प्रगति हो जाने से हजारों किलोमीटर दूर पैदा किए गए अंडे, दूध, मक्खन, सब्जियां, मांस, फल आदि शीघ्रता के साथ उपभोग केंद्रों को पहुंचाए जा सके। यातायात की प्रगति होने से ही क्षेत्र विशेषों में फसलों का विशिष्टीकरण संभव हो सकता है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रसदार तथा सूखे फल, ऑस्ट्रेलिया में मक्खन तथा दूध और कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों का उत्पादन इसके लिए प्रमुख उदाहरण है। आइए इसके बाद बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट है पूर्ति। कृषि करने के लिए पर्याप्त मात्रा में निपुण और सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता आवश्यक है। श्रमिकों की अधिकता के कारण ही दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में चावल और चाय की खेती तथा ओसेनिया के द्वीपों में गन्ना और नारियल की खेती की जाती है। किंतु जहां मानव श्रम अधिक महंगा होता है, वहां यंत्रों के द्वारा खेती की जाती है, जैसे रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट है पूंजी की उपलब्धता। पूंजी की उपलब्धता भी कृषि के लिए आवश्यक तत्व है। पूंजी से ही उत्तम बीज, खाद और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग संभव है। मशीनों का प्रयोग, सिंचाई के साधनों का विकास और उत्पादित वस्तुओं को बाजार तक लाने और उन्हें आवश्यकता पड़ने तक एकत्रित करने के लिए भी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट है राज्य की नीति। किसी देश की सरकार की कृषि नीति भी कृषि क्षेत्र को घटाने बढ़ाने में सहायक होती है। भारत सरकार के सक्षम इसकी बढ़ोतरी हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न प्राप्त करने की समस्या के कारण पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। जब नई दुनिया के खाद्यान्नों ने यूरोपीय बाजार को पट दिया, तो इंग्लैंड की सरकार को कृषि के स्थान पर उद्योगों को विकसित करने के लिए नीति को अपनाना पड़ा। फ्रांस और जर्मनी ने इस समस्या का समाधान संरक्षण कर लगाकर किया। डेनमार्क ने स्वतंत्रता व्यापार ही अपनाया और विदेशों से प्राप्त सस्ते खाद्यान्नों पर ही अपने छोटे छोटे खेतों में दुग्ध उद्योगों को अपनाया। और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा में भी जब अधिक गेहूं की उत्पादन के कारण तथा ब्राजील में कहवा के कारण विश्व की
के बाजारों में मांग की अपेक्षा पूर्ति अधिक हुई तो इनके मूल्य गिर गए। इसीलिए इन देशों ने अपनी करोड़ों टन फसल समुद्र के गर्भ में विलीन कर दी अथवा उसे जला डाला। यह स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिक उत्पादन हो जाने पर होती है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट घटक की। तो नेक्स्ट घटक है हमारा सामाजिक घटक। कि सामाजिक घटक में कौन कौन से पॉइंट आते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले पॉइंट को, मानव की भोजन रुचि। विभिन्न देशों और जलवायु प्रदेशों में मनुष्य की भोजन रुचि भिन्न भिन्न पाई जाती है। मानसूनी देशों में चावल, मछली, दालें तथा शीतोष्ण प्रदेशों में दूध, मक्खन, रोटी और शराब में ली जाती हैं। यहाँ इन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। चीन में तो चावल भोजन का मुख्य अनाज है, जबकि भारत में दक्षिण के पठार के निवासियों का मुख्य खाद्यान्न ज्वार, बाजरा, सोरगम और उत्तरी भारत का गेहूं है। फ्रांसीसी कृषक जहां भी भूमि मिल जाती है वहां अन्य अनाजों की अपेक्षा गेहूं को ही बोना पसंद करते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में अंगूरों की अधिकता के कारण ही शराब का रिवाज प्रचलित हुआ है। चीन और तिब्बत में बौद्ध धर्मावलंबियों द्वारा मांस खाना वर्जित है, अतः वहाँ मछलियाँ अधिक खाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है अन्य कारण। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या आते हैं। आधुनिक कृषि को व्यापारिक चक्रों तथा युद्धों आदि का उतना ही वह रहता है जितना कि प्राचीन कृषि को अनुपस्थित जमींदारों, ओलों, बाढ़ों तथा अकालों का डर रहता है। भारतीय कृषक आज भी मानसूनों की अनिश्चितता से डरता है और उसी कारण वह भाग्यवादी बना है। वह अपनी फसल को मानसून का जुआ मानता है। पौधों का उत्पादन मानव की बुद्धि का परिचायक है। खेती के द्वारा न केवल उसके भोजन की प्राप्ति ही निश्चित हो पाती है, वह उसके द्वारा एक सीमित क्षेत्र से अधिक प्राप्त भी कर सकता है। पौधों या फसलों के उत्पादन के लिए कई बातों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि फसलों को पैदा करने के लिए मानव को एक स्थान पर टिक कर रहना पड़ता है। स्थायी जीवन में ही कृषि संभव है, क्योंकि बीज डालने से लगातार पौधों के बढ़ने और फसल पकने तक उसकी निरंतर देखभाल करना आवश्यक होता है। चारवाहे, लकड़हारे, शिकारी या मछुआरे इस कार्य में पूरा योगदान नहीं दे पाते। यह माना जाता है कि स्थायी रूप से रहने वाले मछुआरों ने ही कृषि को जन्म दिया है। आवश्यकता अनुसार भूमि को साफ कर, मार्ग आदि बनाकर तथा उसमें जुताई कर खेती करने लगे हैं। और इसके बाद फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु दूसरा आवश्यक तथ्य है, जिससे न केवल बीज बोने और कल में लगाने में भी सुविधा रहे। और अधिकांश पौधे जंगली पौधों का ही रूप होते हैं। विशेष चयन और वैज्ञानिक क्रियाओं से ही फसलों की नस्लें सुधारी जाती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कृषि के प्रकार के बारे में, कि कौन कौन से प्रकार होते हैं कृषि के। कृषि के विभिन्न प्रकारों के अनुसार पृथ्वी के धरातल को अनेक भागों में बांटा जा सकता है। जैसे नंबर 1 पे वे प्रदेश जिसमें मुख्य रूप से केवल पशुपालन किया जाता है, जैसे वे प्रदेश जिनमें खाद्यान्न उत्पादन होता है, और वे प्रदेश जिनमें पशुपालन और कृषि उत्पादन पर समान रूप से जोर दिया जाता है। इन भागों को अनेक उप विभागों में बांटा जा सकता है। इन विभागों में श्रमिकों की उपलब्धता, पूंजी तथा व्यवस्था की प्राप्ति, भूमि की किस्म और उसकी उपलब्धता आदि के आधार पर कृषि के निम्नलिखित रूप देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन भरण पोषण वाली खेती, इसके बाद है पौधे वाली खेती, इसके बाद गहन भरण पोषण वाली खेती, नेक्स्ट भूमध्य सागरीय खेती, नेक्स्ट है व्यापारिक अन्न उत्पादन खेती, नेक्स्ट है व्यापारिक फसल एवं पशुपालन। इसके बाद बात करेंगे व्यापारिक पशुपालन, नेक्स्ट व्यापारिक बागवानी एवं फल उत्पादन खेती। इन 8 प्रकारों में से 2 प्रकार विशेष रूप से अविकसित देशों की
विशेषता हैं और अंतिम 6 प्रकार तकनीकी विकसित देशों के हैं। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि पौधे वाली खेती अविकसित देशों में की जाती है, किंतु इसके लिए व्यवस्था, पूंजी, यंत्र आदि सभी विकसित देशों से प्राप्त होते हैं। चलिए इसके बाद हम जानते हैं कृषि उपजों का वर्गीकरण, कि कृषि के अंतर्गत जिन उत्पादकों का उत्पादन किया जाता है वो कौन कौन से हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम खाद्यान्न। खाद्यान्न में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो खाद्यान्न में सबसे पहले आते हैं गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, राई, जौ और मोटे अनाज। इसके बाद हम बात करते हैं पेय पदार्थों की, कि पेय पदार्थों में कौन कौन से पदार्थ आते हैं। इसमें आता है चाय, कहवा और कोको। अब इसके बाद हम बात करते हैं रेशेदार फसलें, कि कौन कौन सी रेशेदार फसलें होती हैं और कैसे इनका वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें आता है आपका कपास, जूट, तनाई, पटुआ और कि जिनका उपयोग उद्योगों में किया जाता है वो है रबड़, गन्ना और तंबाकू। तो ये है कृषि उपजों के वर्गीकरण के द्वारा कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो सबसे पहले हमने देखा है खाद्यान्न, फिर इसके बाद देखा है पेय पदार्थ, फिर इसके बाद है रेशेदार फसलें, फिर नेक्स्ट है औद्योगिक फसलें। तो आज हमने जाना कृषि और उसके प्रकार के बारे में, कि कौन कौन से कृषि को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, कौन कौन से कृषि को प्रभावित करने वाले घटक होते हैं। इसके बाद हमने जाना कि कृषि के कितने प्रकार होते हैं, किस किस के द्वारा इसको वर्गीकृत किया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।